का जो वीडियो है दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स की एक्स सीरीज 3.6 है, जिसमें दोस्तों हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो इससे पहले दोस्तों हमने इसके 5 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स है उसके मेथड के क्वेश्चन बताए हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने वैदिक गणित परिमेय संख्याएं के बारे में बताया है। तो अगर वो सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जहां से सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं बीजीय व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें 2 व्यंजक दिए जाएंगे, जिसे हम एक को यूएक्स मानेंगे और दूसरा होगा वीएक्स। अब यहाँ पर जो व्यंजक हमें दिए जाएंगे वहाँ पर दोस्तों चर और अचर संख्याएं होगी। तो चर संख्याएं होगी उनका हम गुणनखंड करेंगे, अचर संख्याओं को भी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम एलसीएम ज्ञात करते थे वहाँ हम क्या करते हैं कि अधिकतम घात लेते हैं पद की, तो यहाँ पर भी हम अधिकतम घात लेंगे। और यहाँ पर जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हम निम्नतम घात लेंगे, लेकिन जो पद होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम। तो यहाँ पर दोस्तों व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों हमें 8a² b³ c तथा 12a³ b² d का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 2 व्यंजक दिए गए। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं माना कि दिए गए व्यंजक क्या है, ux तथा vx है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ux यहाँ पर क्या होगा, ux हो जाएगा दोस्तों जो पहला व्यंजक है क्या है 8a² b³ c। अब यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पर दोस्तों ux के गुणनखंड किस तरीके से होंगे, देखिए यहाँ पर है हमारे पास 8a² b³ c। गुणनखंड करने का तरीका मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है। खंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार से आएगा 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8। अब यहाँ पर आगे हमारे पास है a², इसके बाद में b³, इसके बाद में c। अब इसी प्रकार से हम vx है उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो ये है दोस्तों यहाँ पर 12a³ b² d। ठीक है, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड आप करके देख सकते हैं क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहाँ पर हमारे पास a³, इसके बाद में है गुणा में b², इसके बाद में गुणा में है d। यहाँ पर दोस्तों इनके आप नंबर लगा सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। अब जब दोस्तों हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड होते हैं संख्याओं के उनकी अधिकतम यानी कि उच्चतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम करेंगे। समीकरण 1 व 2 से एलसीएम दोस्तों हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो समीकरण 1 और 2 है इनमें जो हमने गुणनखंड किए हैं इनकी उच्चतम घातें हमें लेनी है जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि चाहे एक पद इसमें हो या ना हो, दोनों में कॉमन हो या ना हो, हमें सभी पद लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 की अधिकतम घात देखेंगे तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। इसे आप आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा a² गुणा b³ गुणा c। ठीक है, और इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 हो जाएगी गुणा 3 गुणा a³ गुणा b² गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सुविधा होगी देखने में। यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 है दूसरे समीकरण में, लेकिन पहले में कितनी है, 2 की घात 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 की घात हम क्या करेंगे, 3 लेंगे जो अधिकतम घात है। इसके बाद में देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो एलसीएम में ये जरूरी नहीं है कि दोनों में होना चाहिए, एक में हो तो भी हमें लेना है। तो यहाँ पर हम 3 को लेंगे। इसके बाद में देखिए क्या है, a है तो a की घात यहाँ पर कितनी है, 3, यहाँ पर 2 है तो ज्यादा घात है वो हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों b, तो b की यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर 3 है तो 3 घात हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए c है तो c को लेना है, इसके बाद में d है तो d को लेना है। कहने का अर्थ ये है कि सभी पद हमें लेना है। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब 2 की घात 3 होगी तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 का मान होता है 8 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए है जैसा का जैसा आएगा क्योंकि दूसरे पद है नहीं, तो यहाँ पर हम है जैसा का जैसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 3 से हम करेंगे कितना आएगा 24। और यहाँ पर देखिए बाद में है a³ b³ और इसके बाद में है c और d।
तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अभिष्ट LCM। तो इस प्रकार से जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनका LCM इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें तो एक एक पद हमें दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपको बहुपद व्यंजक दे दिए जाएं जहाँ पर एक से अधिक पद जुड़ रहे हो या घट रहे हो, वहाँ पर हम LCM कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुपद व्यंजक के LCM ज्ञात करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें दो व्यंजक दिए गए हैं। ये दोस्तों द्विघात बहुपद है, तो इनके हमें सबसे पहले तो गुणनखंड करने होंगे, क्योंकि जब हम LCM निकालते हैं तो गुणनखंड करते हैं और उसके बाद में अधिकतम घात गुणनखंड की लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि जो हमें व्यंजक दिए गए हैं वो एक UX है और दूसरा क्या है VX है। ठीक है, तो UX जो है उसे हम पहले को रख लेते हैं। यहाँ पर है x² माइनस 3x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये व्यंजक है इसके दोस्तों हमें टुकड़े करने हैं, गुणनखंड हमें करने होंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण का गुणनखंड करते हैं, उसी तरीके से होगा। फिर से यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ में क्या करना होता है कि बीच वाला पद हमें देखना है क्या है। तो बीच वाला पद है -3x, तो इस -3x के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब उन टुकड़ों को हम जोड़ें या घटाएं तो -3x आए, और जब उनका गुणा कराएं तो पहले पद का गुणा अंतिम पद का गुणा आए। तो देखिए पहले पद अंतिम पद का गुणा क्या होगा, 2 का गुणा x² से होगा तो 2x² हो जाएगा प्लस का। जब उन दोनों टुकड़ों के हम गुणा कराएंगे तो वहाँ पर प्लस के 2x² आने चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों जो हम टुकड़े करेंगे वो केवल -3x की जगह रखेंगे, बाकी जो बहुपद है वो है जैसा का जैसा लिखा जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसके टुकड़े करते हैं, तो x² है जैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर दो टुकड़े क्या होंगे, देखिए 2x और माइनस का x है, माइनस के 2x है और माइनस का x है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2। तो अब देखिए जो हमने दो टुकड़े किए हैं, माइनस के 2x माइनस का x, तो इन्हें हम जोड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे -3x, और जब हम इनका गुणा कराएंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x का गुणा x से क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आ रहा है। अब हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे दो पद को, और यहाँ पर भी हम दो पद लेंगे। तो पहले दो पदों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में x आ रहा है, तो x यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन उभयनिष्ठ लेने का अर्थ दोस्तों यह है कि जो हमने कॉमन लिया है उसका भाग पूरे पद में लगाना है। तो x² में x का भाग लगेगा, x बचेगा, माइनस 2x में x का भाग लगेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आगे के दो पद हैं इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो यहाँ हमें चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह माइनस है और 1 हम कॉमन ले लेंगे। तो -1 का भाग -x में लगेगा तो प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस के 2 है, माइनस के 1 का भाग लगेगा, -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, पूरे पद को देखना है। तो पूरे पद में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए x-2 है, यहाँ भी x-2 है, तो यहाँ हम x-2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x-2 से x-2 कटेगा, केवल x बचेगा, यहाँ केवल -1 बचेगा। तो इस प्रकार से दो इसके गुणनखंड हमने कर दिए हैं। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद में हम करेंगे VX का गुणनखंड। तो यहाँ पर दोस्तों VX है जो दूसरा व्यंजक है, तो VX क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे इसके गुणनखंड करने पर। तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, बीच वाला पद देखना है क्या, -5x, तो दो ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़े तो -5x आए, गुणा करें तो क्या आना चाहिए 6x²। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 ऐसे दो टुकड़े हो रहे हैं जिन्हें हम जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा। ऐसे आप दोस्तों टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² हम रखेंगे, माइनस के 3x रखेंगे, माइनस के 2x रखेंगे, प्लस हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसी तरीके से कॉमन लेना है। तो दोनों में x है, x कॉमन लिया, यहाँ पर x रह गया, माइनस के 3 रह गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग 2 में जा रहा है, 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो माइनस के 2 कॉमन लेने, यहाँ पर केवल x बचेगा, माइनस का भाग प्लस में हम लगाएंगे, माइनस आएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए इसमें पूरे में हम देखेंगे तो x-3 दोनों में है, तो x-3 यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा केवल x, यहाँ पर बचेंगे -2। तो इस प्रकार से ये हो गया 2 नंबर समीकरण। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से जो गुणनखंड है उसकी हमें अधिकतम घात लेनी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर जो गुणनखंड है उनकी घात 1 ही है, तो सभी गुणनखंड हमें लेने हैं। यहाँ पर देखिए इसमें x-2 है, इसमें भी x-2 है, यहाँ पर हो चाहे ना हो एलसीएम में हमें रखना है, एचसीएफ में हमें वो लेना है जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए x-2 हम लेंगे, इसके बाद में x-1 भी हम लेंगे,
अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x-2 तो हमने ले लिया है, 1 लेना है। अब यहाँ पर x-3 और रह गया तो इसे भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उच्चतम घात वाले जो गुणनखंड थे उनका आपस में गुणा करा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा अभिष्ट एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, अभिष्ट एलसीएम दोस्तों यहाँ पर होगा, यहाँ हम इसे क्रम से लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x-1 को, इसके बाद में x-2, इसके बाद में x-3। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमें बहुपद दे दिए जाते हैं, बहुपद व्यंजक दे दिए जाते हैं, तो वहाँ हमें इस तरीके से एलसीएम ज्ञात करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं HCF को कि बीजीय व्यंजकों के HCF कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हमने HCF ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें दोस्तों एक एक पद है, दो पदों के भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है व्यंजकों 15a³ bc² तथा 24a² bc³ का मध्य से HCF ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं UX है जो क्या है, पहला व्यंजक 15a³ bc²। तो यहाँ पर भी हमें क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड देखिए सबसे पहले संख्या का हम करते हैं, 15 में दिया गया है, 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद में a³ है जैसा रख देते हैं, b और गुणा c²। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। समीकरण नंबर 1 हम इसे दे देते हैं। इसके बाद में दोस्तों Vx जो हमारा क्या है, यहाँ पर है दोस्तों 24a² bc³। इसके भी हमें गुणनखंड करने, यहाँ पर हमें लिखना है इसके गुणनखंड करने पर। तो इसके दोस्तों जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 है जो 3 बार गुणा में आएगा, तो 2 की घात 3 होगी, गुणा 1 बार 3 आएगा, ठीक है। आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 से करेंगे 24 हो जाएगा। पर दोस्तों है जैसी की जैसी संख्याएं लिखी जाएगी, a² गुणा b गुणा c³, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दोनों व्यंजकों के हमने गुणनखंड किए हैं उनमें से हमें न्यूनतम घात लेनी है, और दूसरी शर्त ये है कि वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर 3 है पहले व्यंजक के लिए गुणनखंड में, तो यहाँ हम इसमें देखेंगे कि 3 है या नहीं है। तो 3 यहाँ पर है तो दोनों में कॉमन हो गया। अब हम इसकी घात देखेंगे कि न्यूनतम घात क्या है, तो न्यूनतम घात 1 ही है, तो यहाँ से हम 3 को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब यहाँ पर हमें दिया गया है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, तो यहाँ हम 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 को भी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 की घात 3 है, 1 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात हमें लेनी है। तो यहाँ पर जो 2 घात है वो पद हम लेंगे, तो 1 की घात 2 हमने ले ली। इसके बाद में देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है। अब इसकी न्यूनतम घात क्या है, 1 है, तो इसमें हम गुणा में b लिखेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पर c का क्यूब है, तो यहाँ हमें क्या करना है, निम्नतम घात लेनी है, तो c का स्क्वायर हम यहाँ पर रखेंगे। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पर है, a² आएगा, b और c² आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आया है ये क्या हो जाएगा, इसका HCF। तो इस तरीके से दोस्तों व्यंजकों का मध्य HCF ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर तो दोस्तों एक एक पद थे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 2 या 2 से अधिक पद दे दिए जाएं, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसा कि हमने एलसीएम में किया था। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने 2 व्यंजक लिए हैं। अब यहाँ पर दोनों में गुणनखंड हमें दिए गए हैं साथ में। तो यहाँ दोस्तों मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर जो हमारा UX है वो क्या हो जाएगा, UX पहला व्यंजक हम रख देते हैं जो क्या है x+a का क्यूब है, ब्रैकेट में x+2 और ब्रैकेट में x-4, इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जैसा का जैसा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरीके से हमें दिया गया है, तो इनकी हम निम्नतम घात यहीं से ले लेंगे। अब यहाँ पर है Vx जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दोस्तों अगला हमें व्यंजक दिया गया है क्या है, x+1 का स्क्वायर, इसके बाद में x-2 का स्क्वायर, इसके बाद में x-4। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे और उनकी निम्नतम घात लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं x+1 को। तो x+1 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर हमें न्यूनतम घात चाहिए। तो न्यूनतम घात कितनी है, 2, कम से कम घात। तो यहाँ पर x+1 की 2 घात हम रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर x+2 है, लेकिन यहाँ पर x-2 है, तो ये पद है जो समान नहीं है, पद भी यहाँ पर समान होने चाहिए। अगर यहाँ पर x+2 होता तो यहाँ हम इसे भी लेते, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x-4 का स्क्वायर है और यहाँ पर x-4, तो दोनों पद समान है, लेकिन घात न्यूनतम हमें रखनी है, तो यहाँ पर x-4 ही हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अभिष्ट HCF।
तो इस तरीके से दोस्तों बीजीय व्यंजक का HCF वैसे ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो RBSc 10th क्लास के लिए चैप्टर 3 है वो कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।